हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके लिए सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। पर आज का जो मेन फोकस रहेगा वो सीटेट के ऊपर रहेगा। सीटेट में जो हमारे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी। अगर कोई भी एक टीचर है जो क्लास में वन्य जीवन के बारे में पढ़ा रहा है, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में पढ़ा रहा है, तो टीचर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर सकता है, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा, स्लाइड, चित्र, फिल्म या मॉडल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा चित्र, क्योंकि जो टीचर है वो चित्र के माध्यम से हर चीज़ को ईजिली पढ़ा सकता है। चित्र जो है वो समग्र ज्ञान अपने आप में रखे हुए हैं, तो वो चित्रों के माध्यम से समग्र ज्ञान की अनुभूति करवा सकता है। चित्र के माध्यम से वह चित्र के विभिन्न तथ्य जो हैं उन पर अपनी राय बता सकता है, उनके बारे में समझा सकता है, क्योंकि चित्र जो हैं वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का पर्याय माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आप स्कूल में आप पर्यावरण शिक्षा बच्चे को पढ़ा रहे हो, जैसे प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड में तो पर्यावरण शिक्षा या ईवीएस का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा उनको। लेकिन जो कक्षा 3, 4, 5 है वहाँ पर हम ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है। हम 3rd to 5th जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ईवीएस, उसका उद्देश्य क्या है। पहला, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकास करना। सेकंड, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना और पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता का विकास, जिससे कि बच्चों को अपने आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उनकी जानकारी पता कर सकें, उसके बारे में वो जान सकें और कुशलता का विकास हो सके उसके अंदर। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, इसके संकट को पहचानना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न उपायों पर भी व्यापक अध्ययन किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको किस प्रकार की कक्षा का वातावरण पसंद है। ठीक है, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आपको कैसा पसंद है। तो शांत या अत्यंत एकाग्र कक्षा, ऐसी कक्षा जिसमें एकदम शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, बच्चे एकदम शांति से बैठे हों, बस सब पढ़ाई कर रहे हों। सेकंड, शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों के पालन करने वाली शिक्षा, जैसे टीचर ने बोला कि कोई हिलेगा नहीं, सबके मुंह पे उंगलियां होंगी, इस टाइप की जो कक्षा है वो आपको पसंद होगी। अति विशिष्ट कक्षा, जहाँ विद्यार्थी कहे जाने पर ही बोले, या फिर ऐसी कक्षा जहाँ पर बच्चे केवल जब उनसे कहा जाए कि बेटा हाँ अब आंसर बोलो, नहीं तो शांत रहें। या अति अंतःक्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा, एज अ टीचर हमें हमेशा ये करना चाहिए कि बच्चे को बोलने के अवसर देने चाहिए। बच्चा जितना ज़्यादा बोलता है उसको उतना ज़्यादा ज्ञान वो अर्जित करता है, उतना ज़्यादा ज्ञान वो पा सकता है। हम बच्चों को जब बोलते हैं कि 2 टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एक होते हैं खुले छोर वाले, एक होते हैं बंद छोर वाले। तो ये जो सीबीएसई जो हमारा है या सीटेट बेस्ड जो हमारा है, इसमें बोला जाता है कि भैया बच्चों को आप खुले छोर के प्रश्न दीजिए। खुले छोर का प्रश्न मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न जिसके बारे में सोचने के लिए बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़े, जिससे उसमें चिंतन की शैली विकसित हो, बच्चा सोचे तो उसके दिमाग का विकास हो। मैंने उससे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 जोड़ के बता देगा 4। तो ये कैसा प्रश्न हो गया, एक बंद छोर वाला हो गया। ठीक है, 4 ही आंसर हो सकता है उसका, 10 या 12 तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने ये कोई और उससे क्वेश्चन पूछा तो फिर वो क्या करेगा, उसको अपना आंसर दे सकता है। तो खुले छोर वाले प्रश्न हमें पूछने चाहिए। तो इस ऑप्शन के लिए, जिस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अति अंतःक्रियाशील और अनुशासित कक्षा। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो बच्चा ऑलरेडी ही अनुशासित रहेगा, आपको अपने एफर्ट्स उसमें नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा माहौल होगा। तो ऐसे माहौल में छात्रों का समग्र रूप से मानसिक चेतना का विकास होता है, उनमें अनुशासन की भावना स्वतः ही विकसित हो जाती है, जो उनके जीवन में सफलता का प्रतिरूप बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज, कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी
पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आपकी बात सुन रहा हो, कोई भी रुचि नहीं ले रहा। तो आप क्या करोगे, उस प्रकरण को बदलकर तुरंत दूसरा प्रकरण शुरू कर दोगे। तो आप क्या काम करोगे कि भैया पहले आप कुछ पढ़ा रहे थे उसको, जैसे पहले आप उसको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे थे उसको छोड़ के आप उसके बारे में पढ़ा रहे थे, बारिश कैसे होती है ये पढ़ा रहे थे और बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपने कुछ और शुरू कर दिया, या ऐसे करोगे आप। या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाओगे कि रहने दो, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बाहर खेल लो। या फिर बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, कि तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, हेड डाउन कर लो बस, ठीक है। या फिर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा है कि बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो उसमें क्या है कि बच्चे की बहुत सारी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है। बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके से सीख सकता है वो। तो हम क्या काम करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं, ऐसी सामग्री, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर और सुनकर, जैसे टेलीविज़न है, ठीक है, तो ये हमारा टीवी हुआ। आजकल हम टीवी में जैसे आदि पुरुष दिखा रहे हैं आजकल, तो आदि पुरुष पे बच्चों के रिएक्शन कितनी जल्दी आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो देखकर और सुनकर जल्दी सीखता है। तो यहाँ पर बच्चों को रोचक बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे, साथ ही साथ श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी बच्चों के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो शिक्षार्थी हैं वो एकाग्रचित होकर अध्ययन के प्रति समर्पित हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछता है। मैं पढ़ा रही हूँ, जल पढ़ा रही थी बच्चों से, तो मैंने उससे प्रश्न पूछा कि क्या शरीर में जल है, क्या पौधों में जल है, क्या फलों में जल है, क्या ज़मीन पर के नीचे जल है। मैंने उससे सारे क्वेश्चंस पूछे। ये सारे प्रश्न किस टाइप के हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं वो खुले छोर वाले हैं। बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेंगे, हर एक बच्चा अलग तरीके से सोचेगा। तो चिंतन शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल। तो इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं आपको। इसका जो आंसर है वो है चिंतन कौशल। कौन सा विकसित करने की कोशिश कर रहा है, चिंतन कौशल जो है वो विकसित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उपरोक्त वाक्यों में जल की उपस्थिति से संबंधित चर्चा की गई है। इनमें से जल किसी में भी दिखाई तो नहीं दे रहा है, बल्कि वो सोच रहा है, वो मन में ही सोच रहा है कि जल ऐसे होता है या ऐसे होता है। तो इन तथ्यों से उसको क्या होगा, चिंतन शैली का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट ना हो, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, घर में जो भी सब्जियां आती हैं नॉर्मली उनको पकाने से पहले हम क्या काम करते हैं, उनकी पौष्टिकता भी नष्ट नहीं होनी चाहिए और वो साफ़ भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, कच्ची सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए और फिर पकाना चाहिए, या कच्ची सब्जियों को काटना चाहिए उसके बाद में धोना चाहिए, या कच्ची सब्जियों को काटने से पहले धो लें और ना ही काटने के बाद, मतलब उसको धो ही मत बिल्कुल, या कच्ची सब्जियों को काटने से पहले या बाद में दोनों बार धो लेना चाहिए। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा कि कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह से धो लें और फिर उनको पकाएं, क्योंकि इससे सब्जियों की पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है। सब्जियों के ऊपर विषैले रासायनिक उर्वरक जमा हो जाते हैं। यदि सब्जियों को धोने से पहले काटकर पकाया जाता है तो रासायनिक पदार्थ सब्जियों में मिल जाते हैं और सब्जियां खराब हो जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सब्जियों को पहले काट लो, पहले धो लो, उसके बाद उसको काट लो, ठीक है। नेक्स्ट इज, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन के रूप में संचित होता है। ये हम लास्ट वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन मीन्स जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। प्रोसेस कौन सी है, तो प्रोसेस याद रखेंगे, प्रोसेस है आपकी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें हरे पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, ठीक। अब जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, वो बनता है बेटा जी ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। वो यही पूछ रहा है कि जो खाना बन रहा है उसमें वो किसकी फॉर्म में बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि वो जो बनता है वो किसकी फॉर्म में संचित, किस फॉर्म में हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में संचित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। एक होती है हमारी डे रिएक्शन,
एक होता है डे रिएक्शन और एक होता है नाइट रिएक्शन। डे में या दिन में क्या होता है, खाना बनाते हैं और रात में वो जो खाना बना हुआ है उसको क्या करते हैं, प्लांट यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाती हैं। यह क्रिया सिर्फ दिन के समय सूर्य की किरणों की उपस्थिति में होती है, ठीक है। और पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों में ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है और रात में पौधे जो हैं वो इसका इजीली यूज़ कर लेते हैं अपनी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनकी प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए, ठीक है बेटा जी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज। नेक्स्ट इज प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। पहले आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ लो कि प्रकाश रासायनिक धूम्र क्या है। हमारा यहाँ पे सन निकल रहा है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पॉल्यूशन है। जो पॉल्यूशन जो है वो किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो मेजर पॉल्यूटेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मेन है हमारा, ठीक है। अभी इसने बोला तो पहले प्रकाश रासायनिक धूम्र क्या होता है, जब हमारा सूर्य निकल रहा है उस समय पर जो कहना चाहिए जितनी भी वो हैं हमारी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो एक धुंध जैसा, एक कोहरे जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसे प्रकाश रासायनिक धूम्र के नाम से जाना जाता है। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो आँखें जो हैं उनकी झिल्ली जो है वो सूजन वहाँ पर आ जाती है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं इसमें दिए हुए हैं ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं जब उनको जलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन मीन्स फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया कोल, पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, इन सबको जब जलाया जाता है तब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है। जब घने कोहरे में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इससे आँखों में और म्यूकस झिल्ली जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसमें आँखें जो हैं उनमें जलन होने लगेगी, आँखें लाल हो जाएंगी, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा था। ये भी कुछ वैसा ही है कि अगर आप बच्चे को पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे हो तो उसका आपका उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को विकसित करती है। पर्यावरण शिक्षा खुले पर्यावरण में वृक्षों के नीचे बैठकर शिक्षा देना कि बस बच्चों को ले गए, पेड़ के नीचे बिठा दिया, उसके बारे में बता दिया, ये है। या फिर बच्चों को पर्यावरण के जो अलग अलग तत्व हैं उनके बारे में सिखाना पर्यावरण शिक्षा है, या वायुमंडल के बारे में सिखाना पर्यावरण शिक्षा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा पर्यावरण शिक्षा मानव में पर्यावरण जन्य चेतना, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका पर्यावरण के तत्व हों, चाहे वायुमंडल हो, सबके बारे में बताना और साथ ही साथ उनके अंदर मानवीय आचरण को विकसित करना भी है, ठीक है। तो अगर विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा का जो अगर यूज़ जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि मानव पर्यावरण के मूल्य और उसकी उपयोगिता से भली भांति अवगत हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इको मार्क क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके लिए 3 वीडियोस, 2 लेक्चर्स या 2 क्लासेस आ चुकी हैं ईवीएस की। ये आपकी तीसरी क्लास रहने वाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आप ले लीजिए, वहाँ पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इको मार्क क्या है, तो पहला प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने के लिए, ठीक है, या फिर सेकंड पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने के लिए, या थर्ड लाभकारी उत्पादन तकनीक है, या फिर पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं, उन एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली चीज़ें जो हैं उन्हें मान्यता देना और लोगों को क्या काम करना, मतलब कहना चाहिए मोटिवेट करवाना कि आप भी ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ना करें, ठीक है। तो
इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पर्यावरण अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। उत्पादों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ही पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, ये ध्यान रखना आप, पर्यावरण किसने शुरू किया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस लेबल को लगाने का निर्देश दिया था। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो इन ईयर 1991 में शुरू की गई थी। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, एक जो घड़ा है, घड़े की आकृति का जो चिन्ह है वो इस इको मार्क जो है उसको चिन्हित करता है या चित्रित करता है। विकसित देशों में भी इको मार्क प्रणाली जो है उसको अपनाया जा रहा है। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आप सबने की हुई है। इसमें क्या किया जाता है, जो कोई भी बहुत बड़ा टॉपिक है उसे छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके। क्यों किया जाता है, इस प्रणाली में साधारण कक्ष में जटिलताओं को कम किया जाता है, या फिर एक समय में एक कौशल का प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, या फिर अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण किया जाता है, या फिर अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है, वेस्ट किया जाता है टाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है, जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, वो हमारा आंसर रहने वाला है इस प्रणाली में साधारण कक्ष की जटिलताओं को कम करने के लिए। आप किसी बच्चे को एक साथ अगर बहुत बड़ी चीज़, मतलब एक साथ एक पूरा टॉपिक पढ़ा रहे हो तो मे बी उसको वो चीज़ समझ में ना आए, लेकिन अगर आप बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अगर समझाओगे तो वो चीज़ उसको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में शिक्षण की जटिलताओं को कम करने एवं व्यापक स्तर पर कौशलों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। कम से कम समय में व्यापक एवं प्रभावी शिक्षण को बहुरूपी आयाम देना ही सूक्ष्म शिक्षण का पर्याय माना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्योंकि। ये कॉन्सेप्ट आप यहीं क्लियर कर लो कि कोई भी चीज़ क्यों तैरती है और क्यों डूबती है। एक हमने चीज़ पढ़ी है जिसे हम कहते हैं घनत्व। ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसका घनत्व जो है वो कम है। ठीक है, घनत्व जो चीज़ है, घनत्व जो है अगर उसका कम है, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम है तो बेटा वो तैरेगी। तैरेगी कब तैरेगी, जब डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी, या कहना चाहिए लेस होगी। जब कम होगी उस समय कोई भी चीज़ क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, देखो तो कम घनत्व वाली चीज़ क्या करती है, तैरती है। ठीक है, कम घनत्व की तैरती है। अब इन्होंने ये जो क्वेश्चन हमें दिया, लोहे की कील पारे में तैरती है, इसका मतलब लोहे की कील का घनत्व क्या हो गया, लोहे की कील अगर तैर रही है, ठीक है, और जबकि पानी में डूब जाती है, तो पहला लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी में तुलना में, मतलब वो केमिकल जो कहना चाहिए, जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, या कम होती है, ये बोल रहा है। सेकंड, उसका जो भार होता है वो अधिक होता है और पारे से कम होता है। मतलब लोहे का भार पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, ऐसा कुछ है। दोनों ही लिक्विड है, पारा भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पानी से कम है, और पारा पानी से भारी है। तो यहाँ भारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा बेटा, घनत्व वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी किसी चीज़ का घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, कम घनत्व ऊपर रहेगा, ज़्यादा घनत्व नीचे जाएगा, कोई भी चीज़ डूब जाएगी। ठीक है, तो पानी में डूब गई, इसका मतलब क्या हो गया, लोहे का घनत्व ज़्यादा हो गया। इस पर तैर रही है, इसका मतलब यहाँ पर घनत्व कम होगा। तो आंसर क्या होगा, लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है। पानी से अधिक होगा तभी तो वहाँ डूब जाएगा और तैरेगा, इसका मतलब कि वहाँ पर उसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम होता है। मतलब इन शॉर्ट माइंड में सेट कर लो कि जो चीज़ का घनत्व डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा, जो भारी है वो नीचे जाएगा। भारी इन द सेंस डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी है, मीन्स एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उससे डेंसिटी निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए यह पानी में डूब जाती है, जबकि पारे का घनत्व लोहे की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण लोहा
जो है वो क्या होता है, पारे में नहीं डूबता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए अनावश्यक कौशल में आवश्यक कौशल जो है उसमें शामिल है। मतलब इम्पोर्टेंट कौन सा कौशल है जो शामिल है आप जब क्या पढ़ा रहे हो, जब आप मानचित्र पढ़ा रहे हो। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, जैसे इंडिया का मैप लिया मैंने सपोज, ठीक है, और मैंने ये आपको मैं इंडिया का मैप पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट है इसके लिए? पहला, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समझ। सेकंड, ड्राइंग और पेंटिंग में कुशलता। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने और स्केच और गणनाओं का प्रयोग करने की योग्यता या उपयोग में से क्यों कोई नहीं। आप सब समझदार हो, सबको पता है भैया मैं मानचित्र मैप तभी पढ़ा सकती हूँ जब मुझे खुद पता हो कि स्थान कहाँ पर है। अगर मुझे ये पता है कि भैया यहाँ नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, अगर मुझे गलत पता है या सही पता है या मुझे नहीं पता है, तो मैं कब पढ़ा पाऊँगी? जब स्थान, दूरी और दिशा जो हैं उनका जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। तो कोई भी अगर आप पर्यावरण शिक्षण आप कर रहे हो तो उस दौरान इफ़ यू आर टीचिंग कि मैप के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो तो यू शुड नो अबाउट द पोजीशन, डिस्टेंस एंड द कहना चाहिए जो आपकी डायरेक्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है जी, तो मानचित्र अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण को स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता हो। मानचित्र के अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र पर विशिष्ट स्थान तभी खोजे जा सकते हैं जब हम किस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हों, स्थान, दूरी और दिशाओं का भली भांति ज्ञान रखते हों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं, गहरी निंद्रा आती है, तो क्या क्या रीज़न है उसका? पहला, उसे बेरी हो सकता है। बेरी जो होता है इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। टीबी हो सकता है, कुपोषण के लक्षण है या लक्षण है कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा कुपोषण के लक्षण है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों के अभाव में जो बच्चा होता है ना उसका शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि बच्चा कुपोषण से पीड़ित हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में उसे प्रोटीन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आलसी हो जाता है, निर्बल हो जाता है और प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं खाता, जिसकी वजह से उसे गहरी निंद्रा नहीं आती है। ठीक है, तो अगर नींद नहीं आ रही है, आपको खुद पता है कि जब हम अच्छा सा खाना खा लेते हैं हमें खूब अच्छे से नींद आ जाती है, और भूखे होते हैं तो भूखे पेट आपको नींद नहीं आती है। नॉर्मली व्रत वगैरह रखते हैं तब नींद कहाँ आती है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा कुपोषण के लक्षण हैं। आगे है ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों पर चर्चा करते समय शिक्षक ने एक उदाहरण दिया, धान का खेत, कोयले की खान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, इनके बारे में उसने बोला। ठीक है, तो फिर मतलब वो क्या सही है, इसमें से कौन सी चीज़ सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है या सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है या थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सही है या सभी सही है? तो बेटा जी एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, ये सब जो होते हैं इन सब से क्या होता है, मीथेन जो है, मीथेन गैस का रिसाव होता है धीरे धीरे। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है और तापमान में वृद्धि कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देखा होगा कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जो हैं, कौन से क्षेत्र? दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, तो ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जो हैं वहाँ पर क्या होता है, मीथेन गैस का रिसाव जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है कि वहाँ पर धान का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब धान का उत्पादन जो है व्यापक पैमाने पर किया जाता है, तो जब धान को काट दिया जाता है तो उसके बाद जो अवशेष होते हैं उसके जो नीचे जो उसके टिलेज रह जाती है उससे भी मीथेन का रिसाव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल आर करेक्ट, मतलब 1, 2, 3 और 4 ये सारे जो हैं ऑप्शंस इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्यामपट्ट पर एक आरेख खींचता है। बेटा एक चीज़ समझ लेना, ये क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको सीटेट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
यहाँ बोल रहा है हाइड्रोजन बी है, ऑक्सीजन जो है वो दिखाया हुआ है, और यहाँ पर है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो पहले यहाँ एक चीज़ समझ लो कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली वो होता है हमारा H, ऑक्सीजन होता है O, और ड्यूटेरियम होता है तुम्हारा D। तो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि ऑक्सीजन, ये D यहाँ पर क्या है, D जो दिखा रहा है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ABCD कौन सा भारी जल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भारी जल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। तो ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन जिसमें मिल रहा होगा वो आपका भारी जल होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान पर पेट्रोल से आग बुझाने पर जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है बेटा, ये वाली चीज़ सेम अभी पढ़ी थी कि कोई भी आग बुझाने के लिए क्या होता है कि जो पेट्रोल, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं, मिलते नहीं हैं, या दोनों में मिल जाते हैं, या रासायनिक क्रिया कर जाते हैं, या आग इतनी गर्म होती है कि वो उसको ठंडा नहीं कर पाता। तो ये पहली बात आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ज़्यादातर ये जो लिक्विड है जैसे पेट्रोल है हमारा और जल है, इन दोनों का जो घनत्व है वो क्या है, अलग अलग है। जो घनत्व होता है, किसका घनत्व, जल का और पेट्रोल का घनत्व अलग अलग होता है। इसमें पेट्रोल का घनत्व जो होता है वो कम होता है और जल का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा घनत्व वाला नीचे जाएगा, कम घनत्व वाला ऊपर। तो आपने अगर पानी डाल भी दिया तो पानी नीचे चला जाएगा और जो पेट्रोल है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर पेट्रोल ऊपर आ जाएगी तो फिर आग कहाँ बुझेगी, वो तो फिर और बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहना चाहिए जल और पेट्रोल दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं। ठीक है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल जो है वो प्रासंगिक साधन नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों की घनत्वता में अंतर होने के कारण दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं, दोनों की घनत्व अलग अलग हैं। जल की अपेक्षा पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो कम होता है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो पेट्रोल जल के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से आग नहीं बुझती है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लास्ट वीडियो में यही इस पर बहुत डिटेल में बात की थी मैंने कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है उसको घुमा घुमा के। तो मूल्यांकन का जो तरीका है साप्ताहिक, एक सप्ताह बाद करो, सतत करो, लगातार करते रहो, व्यापक करो, या फिर सतत और व्यापक करो। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो है सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। CCE पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। जो सतत एंड व्यापक मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए, जिसे हम CCE भी कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, CCE के नाम से भी आ जाता है ये। तो सतत मतलब लगातार होना चाहिए, और उसके जितने व्यापक मतलब होता है उसका पढ़ने के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, शैक्षिक और सह शैक्षिक एक्टिविटीज़, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको दोनों को मिलाकर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र कौन सा सही होता है, जिसमें पहले आसान प्रश्न हो बाद में कठिन प्रश्न हो, या पहले कठिन हो फिर दोनों कठिन और आसान बराबर हो, या प्रश्न पत्र ऐसा हो जो बच्चे सब पास हो जाएं। उसमें आप एज अ टीचर आप कैसा पेपर बनाएंगे, पहले तो ये सोच लो। आसान और कठिन बारी बारी से हो कि एक आसान दे दिए, एक कठिन दे दिए, एक आसान एक कठिन। आप खुद भी अगर CTET का पेपर देने जा रहे हो और स्टार्टिंग में आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया और आपको आंसर्स आ ही नहीं रहे, तो लास्ट तक क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। अरे यार, ये पेपर नहीं निकल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या काम करोगे, आपका जो सोचने की क्षमता है वो पहले ही कम हो गई, नेगेटिविटी आ गई आप में। तो पेपर कैसा होना चाहिए कि शुरुआत के क्वेश्चन होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, अरे ये तो आता है, मुझे आता है। और जो टफ क्वेश्चन जो हमने बाद में दिए उसमें भी वो सोचे कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मैंने पढ़ा है, या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा पहले आसान बाद में कठिन। तो वही प्रश्न पत्र सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, जिसमें पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न होते हैं। आसान प्रश्नों को करने से उसका मनोबल जो होता है वो बना रहता है और वो पॉजिटिव जो है थिंकिंग करता है, पॉजिटिव थिंकिंग जागृत होती है उसके अंदर। इससे उसमें कठिन प्रश्नों को करने की क्षमता आ जाती है, उत्साह आ जाता है और उसको कठिन प्रश्न भी आसान लगने लगते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य वस्तु
जो है विषय वस्तु पर वाद विवाद हो रहा है। क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपकी बहस हो गई किसी बच्चे से, तो फिर उससे क्या होगा, विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाएगा, शिक्षकों में अयोग्यता आ जाएगी, शिक्षा स्तर में सुधार होगा या पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा जो मेरा आंसर होना चाहिए, आप खुद सोचो वैसे, पर इसमें जो मेरा पर्सनल जो मानना है वो ये है कि पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं होगा कभी। रीज़न क्या है, एक बच्चा जो है वो अपने एक मेंटलिटी से सोच रहा है, अपनी योग्यता के अनुसार सोच रहा है, आप अपनी योग्यता के अनुसार बात कर रहे हो, तो बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर कक्षा में अगर वाद विवाद होता है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, बल्कि क्या होता है, समय बर्बाद होता है, तो इससे पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, मतलब आप क्या काम कर रहे हो कि करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी मतलब एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप पढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा, शिक्षण को आसान बनाता है, शिक्षक को रोचक बनाता है, शिक्षण को रोचक बनाता है और सुग्राह्य बनाता है और प्रभावशाली बनाता है, आकर्षक बनाता है, या फिर शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो बेटा आप सब जानते हो कि अगर हम बच्चे को एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा क्या काम करता है, बहुत मज़े लेता है और वो ईज़िली उस चीज़ को सीखता भी है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षण प्रणाली में प्रयोगात्मक तरीके से सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे मज़े से पढ़ेगा तो और हमें क्या चाहिए, बस ये है कि पढ़ना चाहिए, कैसे भी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, नेक्स्ट इज़ कि एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि सारे बच्चे एकल परिवार और संयुक्त परिवार को समझ ही नहीं पाए, तो उसका क्या रीज़न है। मतलब आपने कोई एक टॉपिक पढ़ाया और बच्चे को टेस्ट लिया और एक बच्चा भी उसका आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसमें क्या रीज़न हो सकता है। पहला, वह कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को कि टीचर ढंग से पढ़ा ही नहीं पाई, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। या सेकेंड, शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से या शिक्षार्थी नहीं समझ पाए, मतलब टीचर नहीं पढ़ा पाया, और सेकेंड ऑप्शन कि बच्चे समझ नहीं पाए। थर्ड, उस कक्षा में अनुशासन थी, बहुत बच्चे ऊधम कर रहे थे तो कोई भी नहीं पढ़ पाया। तो आपको पता है कि कोई भी क्लास कितनी भी ऊधमी क्लास क्यों ना हो, एक दो बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टीचर को सुनते ही हैं। ठीक है, जब शिक्षिका ने उस कक्षा को पहली बार पढ़ाया था, जिस कारण शिक्षार्थियों तथा उसके मध्य तालमेल नहीं बैठ सका। हाँ, ये हम मान सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि टीचर बिल्कुल कुछ मतलब उसने 1 घंटा पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि कुछ भी वो नहीं पढ़ा पाई, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बच्चे 1 घंटे में कुछ समझ ही नहीं पाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अनुशासनहीनता। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है, वो है कि जब शिक्षिका उस कक्षा को पहली बार पढ़ाया था, तो जब हम पहली बार किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो ना बच्चा हमें समझ पाता है ना हम बच्चे को समझ पाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ तालमेल बिठाने में परेशानी रही हो। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो परिवार प्रकरण में जब वो नहीं सीख पाया, तो इसमें है कि जो छात्रों के समक्ष वह उदाहरण प्रस्तुत करे, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक परिवेश से जुड़ी बातें करे और उसे इस प्रकार उस विषय से अवगत कराए। शिक्षण ग्रहण करना और शिक्षण अर्पण करना मीन्स हम सिखा रहे हैं और सामने वाला सीख रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो है मुझे लगता है कि इसमें जो हमारा बेटर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यातायात का, अरे यार ये क्या हो गया इसमें, ठीक है। यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या काम करे। पहला, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करावे, कि जाने आने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करे, या अक्सर घर से बाहर ही ना निकले बिल्कुल, या फिर अपने पास कुछ रखे ही ना, स्कूटर कार कोई मतलब नहीं है, क्या ऑप्शन कुछ ही भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो इनके अकॉर्डिंग जो लगता है वो लगता है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो अगर हम ये जो है पर्यावरण का संरक्षण हेतु जो प्रत्येक व्यक्ति है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस कार्य पर अपनी भूमिका निभाए है
और शहरी क्षेत्रों में यातायात संचालन पर्यावरण प्रदूषण का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है। यदि सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ही पर्यावरण प्रदूषण जो होगा उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों को, अनौपचारिक मतलब आप इनफॉर्मली आप उसको पढ़ा रहे हो तो शिक्षार्थियों में प्रभावशाली ढंग से, अगर मतलब भैया फॉर्मली तो होता है कि क्लास में आप प्रॉपर पढ़ा रहे हो कि ये पर्यावरण है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब आप पढ़ा रहे हो उसे फॉर्मली। और इनफॉर्मली मतलब खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या किसी चीज़ को दिखा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रमुख साधन क्या है, आप मेन किस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो? खेल के माध्यम से पढ़ा सकते हो, योजना के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या प्रयोग दर्शन से। तो सबसे बड़ी बात, हम बच्चे के लिए सबसे बेस्ट TLM जो होता है वो होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें देखा भी जा सके, सुना भी जा सके, समझा भी जा सके। तो वो हमारी होती हैं दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती हैं वो होती हैं। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, टेलीविज़न रहेगा। टेलीविज़न संचार का एक माध्यम है, इसके ज़रिए शिक्षार्थियों को प्रभावशाली तरीके से पर्यावरण शिक्षा जो प्रदान की जा सकती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो जो बच्चा है वो इजीली सीखेगा, उसे मज़ा आएगा और देख के समझ के करेगा तो वो भी अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा टेलीविज़न। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए शिक्षिका बताती है कि डैश के प्रयोग करने से जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी नहीं ख़राब होते। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली बात कर रही है वो फूड प्रिजर्वेशन की, कि खाने की चीज़ों को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है, या फूड प्रिजर्वेटिव की बात कर रही है। तो इनमें से कौन सा एक फूड प्रिजर्वेटिव है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिनॉल है, या सोडियम बेंजोइक अम्ल है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर डाल दिया ना खाने में तो जल जाओगे भाई साहब, खाओगे तब। फिनॉल भी इसमें नहीं होगा। इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा सोडियम बेंजोइक एसिड। और ये दोनों ही आपके कैसे एसिड हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के जो विकास हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहे हैं उनको रोकता है, इसीलिए इसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्यावरण शिक्षा में उद्देश्यों में निहितार्थ नहीं है। मतलब आप टीचिंग कर रहे हो, EVS पढ़ा रहे हो, तो आपके इनमें से क्या चीज़ का उद्देश्य नहीं है, किस चीज़ कौन सा आपका उद्देश्य नहीं होगा? उत्तम नागरिकता का विकास, नगरीकरण का प्रसार, प्रदूषण की समस्याओं से बच्चों से परिचित कराना, या जनतांत्रिक कुशलता का विकास। तो जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो लग रहा है नहीं। सबसे पहले देख लो भैया, नहीं है नहीं, नहीं है। तो यहाँ आप जब EVS पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे को सोशलिज्म भी सिखाते हो, है ना, सोशल होना भी सिखाते हो, प्रदूषण के बारे में बताओगे ऑब्वियसली, जनतांत्रिक बातें भी करोगे। तो यहाँ नगरीकरण का जो प्रसार है इसके लिए वो आंसर होगा। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के तहत नगरीकरण का प्रसार शामिल नहीं है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, सामुदायिक विकास करना है, जिम्मेदार नागरिक जो हैं उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में बताना और कर्तव्यों को जगाना है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट इज पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का निहितार्थ नहीं है, ये तो हो गया। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है जिसमें अभ्यास और गतिविधि जो हैं उनको उपलब्ध कराया जाए? मतलब हमने भी बोला कि एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है, उसने भी बोला हाँ चलो पढ़ा लो, ठीक है बढ़िया है। लेकिन अब बोला अब वो जो एक्टिविटी है वो कहाँ पे होनी चाहिए? यूनिट के बाद में, यूनिट में होते हैं 3-4 चैप्टर, हर चैप्टर मतलब 4-5 चैप्टर के बाद होनी चाहिए, एक चैप्टर के बाद होनी चाहिए, या जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बीच बीच में होना चाहिए, पुस्तक के अंत में होना चाहिए। तो आप सब समझदार हैं। इसका जो ऑप्शन है वो हमारा रहेगा प्रकरणों में अंतर्निर्मित। हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराई, फिर टॉपिक पढ़ाया, फिर एक्टिविटी कराई, तो ये जो है वो ज़्यादा स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा बच्चे को इससे। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए वही पुस्तक जो होती है सर्वश्रेष्ठ होती है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों, लेकिन वो एक चैप्टर जो हमारे वो हैं टॉपिक्स जो हैं उनके बाद में हो। इससे समग्रता का बोध उत्पन्न होगा और साथ ही साथ जो परिघटनाएं हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं तो बच्चे क्या काम करते हैं, अंतर्निर्मित भाव व्यापक ज्ञान का बोध भी उनके अंदर करा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटकों के माध्यम से निम्न में से किसका विकास नहीं होता है?
मीन्स आप बच्चे को कहीं पर भी घुमाने के लिए ले जा रहे हो, पर्यावरण के बारे में आप बच्चे को टूर पे ले गए, कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गए, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले गए, तो उससे किस चीज़ का विकास नहीं होता है? सहयोगात्मक भावना का, सामाजिक दुश्चिंता का, सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का, या ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष का। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो सामाजिक दुश्चिंता है उसका कोई वो नहीं है। जब बच्चे साथ में जा रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना भी सीखेंगे, ठीक है, और ज्ञानात्मक विकास भी होगा, जानेंगे भी, भावात्मक विकास भी होगा, रिलेशंस भी बनेंगे। पर यहाँ पर सामाजिक दुश्चिंता का कोई मतलब नहीं है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत होना चाहिए और वो बोल रहा नहीं है, ठीक है। तो शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से सहयोगात्मक भावना जो है उसका विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, जो भावनात्मक विकास होता है, सबका विकास होता है, व्यापक रूप से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक दुश्चिंता से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोना धातु जो है उसके अभिलक्षण, सोना जो होता है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं? तो कोमल होता है, आघातवर्ण होता है, चमकीला होता है, पीला रंग का, कठोर होता है, आघातवर्ण होता है, चमकीला पीला रंग होता है, कुचलता होती है उसमें, कोमलता अम्लराज में विलय होता है, सुचलता होती है, कोमलता अम्लराज में विलय होता है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, उनको समझ लो, इम्पॉर्टेंट। एक होता है अम्लराज क्या है, आघातवर्ण क्या है, और ये चार टर्म समझ लो पहले क्या है। अम्लराज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आघातवर्ण समझ लो पहले ये क्या होता है। इस चीज़ को कहते हैं बेटा जी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को अगर हथौड़े से पीटना शुरू कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेटल का कैरेक्टर है। सोना जो है वो एक मेटल है। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेलिएबल होते हैं। मतलब वो मेलिएबल का मतलब हो गया कि आप अगर उन्हें ठोकोगे पीटोगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आघातवर्ण तो ये हो गया, ठीक है। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज जो होता है इसे कहा जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है, जब इसमें कोई भी मेटल को डाला जाता है तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। ये 3:1 में लिया जाता है। इसमें HCl और HNO3 जो है बेसिकली उनका ये वो होता है, रेशियो होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये, तो वो अम्लराज होता है जिसका यूज़ किया जाता है जो हमारे गहने वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, वो मेटल्स को ईजिली डिज़ोल्व कर सकता है। कुचलता और सुचलता, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कि भैया वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, और सुचलता मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आप समझ लो। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो सोना होता है बेटा वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, आपको पता है पीले रंग का होता है। मेटल है तो वो आघातवर्ण भी होगा। अब वो कठोर होता है कि कोमल होता है, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे बेटा वो कैसा होगा, कोमल होता है। क्यों, रीज़न क्या है उसका, आपको पता है कि जो सोना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर इसमें आपने पढ़ा होगा 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। तो ये जो कैरेट में मतलब है इसके अंदर क्या है, ये प्योर सोना नहीं है, इसके साथ में दूसरा एलिमेंट ये अलॉय है। अलॉय क्या होते हैं, जहाँ पे 2 डिफरेंट मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये अलॉय है। तो बेसिक जो हमारा जो सोना होता है वो कैसा होता है, कोमल, आघातवर्ण, चमकीला, पीले रंग का होता है, ठीक है। यह काफ़ी कोमल और मुलायम होता है, जिस पर निरंतर आघात करने से ये फैल भी जाता है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर शीट में वो कन्वर्ट हो रहा है तो उससे उसकी शुद्धता की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। पहले आप ये चीज़ समझ लो कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद बेटा जी जो है ना वो इसमें ऑप्शंस देख लो, भगवान, प्रकृति, वायुमंडल या जो जंगल है। तो जो निश्चयवाद है इसका जो परिकल्पना है वो रेट जेल थे उन्होंने दी थी। किसने दी थी, रेट जेल जो थे उन्होंने दी थी। इनका मानना है कि जो प्रकृति है, इसके लिए जो आंसर है वो क्या है, प्रकृति है। और इन्होंने बोला कि निश्चयवाद का सिद्धांत जो है प्रकृति को अधिक शक्तिशाली बताता है। इस सिद्धांत की परिकल्पना रेट जेल ने दी थी। इसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का दास है जो उसकी प्रकृति गतिविधियों द्वारा संचालित होती है। इसका मतलब हो गया कि मानव जो है वो प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।